नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक विशेष चर्चा को अंजाम देना जा रहे हैं और आज हमारे इस चर्चा में सहभागी हैं राजनीतिक विश्लेषक युवा साथी नरेश कुमार आमेटा जी। और हम आज बात करेंगे कि भारत की राजनीति में किस प्रकार से क्या हलचल, क्या उथल पुथल मची हुई है, उस संदर्भ में बातचीत करना चाहेंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार किस प्रकार से विपक्ष की सरकारों के साथ एक जो रवैया अभी जो अपना रही है उस संदर्भ में भी बातचीत करेंगे, और विपक्ष है जो किस प्रकार अभी एक प्रतिक्रिया कर रहा है उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नरेश कुमार आमेटा जी को। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है कि राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल किस प्रकार की मची हुई है, भारत के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे। नरेश जी, आपसे पहला सवाल है कि जो केंद्र सरकार लगातार सत्ता में जैसे आई है, जब से ही ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनके माध्यम से विपक्ष के अधिकतर जो मंत्री हैं या जो भी बड़े नेता हैं उन पर एक तरह से उन पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भारत की राजनीति में मतलब आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले तो रक्षित जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आपने इस चर्चा के लिए आज हमें चुना है। और मुझे भी एक सौभाग्य मिलेगा कि पहली बार जो है अपन किसी चैनल के माध्यम से जो अपना विचार रख सकते हैं। बहुत अच्छा आपका जो है सवाल रहा था कि वर्तमान की जो सरकार है, जो ईडी और सीबीआई का प्रयोग जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर करती है, उसे अगर आप मुझे कहें कि राजनीतिक दृष्टि से आप उसको कैसे देखते हैं, तो मेरा मानना ऐसा है गुरुजी कि एक तो ईडी और जो सीबीआई है वो एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं। जी जी। किसी भी सरकार उसके ऊपर अगर संवैधानिक रूप से देखे तो सरकार का उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है, वो अपने आधार पर कर सकती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान को कितने निष्पक्ष तरीके से जो है राजनीति में प्रयोग किया जाता है। जी जी। तो ये रवैया शुरू से रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार कर रही है। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, उस वक्त में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार ने भी कई भाजपाई मंत्रियों के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए हैं। माननीय मोदी जी भी इस चीज से परेशान थे और वो भी कई बार न्यूज में आकर के उन्होंने इस प्रकार की बातें बताई है कि नहीं, ये जो सरकार है वो हमारे मंत्रियों को फंसाने का काम कर रही है। तो ये सदियों से चला आ रहा है। जो विपक्षी सरकार होती है वो अपने सामने वाले दलों के ऊपर, जो सत्ता में होती है वो सामने वाले दलों के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कराती रहती है। लेकिन एक संवैधानिक रूप से ये गलत है कि ईडी और सीबीआई अपने आप में एक समझ रखती है। इनका पूरा एक सिस्टम होता है कि ये कब कार्रवाई करेंगे, कब नहीं करेंगे, किसके ऊपर करेंगे और किसके ऊपर नहीं करेंगे। ये पूर्ण रूप से निष्पक्ष करते हैं। लेकिन वर्तमान में कहीं न कहीं इनके बीच में ये देखने का है कि इनके ऊपर कोई न कोई राजनीतिक दबाव रहता है, कोई न कोई इनके ऊपर प्रेशर रहता है, तभी ये नहीं कर पाती। क्योंकि पहले जो रक्षित जी आप देखोगे, जब ईडी के जांच वगैरह होती थी तो लगभग मैक्सिमम जांच में कुछ न कुछ सामने आ जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखोगे लगभग 2500 से 3000 के आसपास ईडी ने जांचें की है। जी जी। उसमें से कुछ 27-28 केस को छोड़ करके हर जगह पे उनको असफलताएं मिली है। तो इस दृष्टि से कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है ईडी प्रेशर में आकर के काम कर रही है, सीबीआई कहीं न कहीं प्रेशर में आकर के काम कर रही है। तो एक स्वतंत्र देश के लिए, लोकतंत्र देश के लिए, जहां पे जनता का शासन चलता है, उस देश के लिए मेरी दृष्टिकोण से ये चीजें गलत है। ये ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करनी चाहिए। तभी वो वास्तविकता में जो आपके यूं कह सकते हो कि देश के भ्रष्टाचारी, जो देश के चोरी, वास्तविकता में जो अपराधी हैं उनकी जड़ तक पहुंच जाएगी। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रतिबंध मेरी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। तो नरेश जी, आप लगातार देख रहे हैं, आपने तो काफ़ी चीज़ें मतलब जानकारी जो इसका समकक्ष है कि किस प्रकार की गतिविधियां रही है। लेकिन हम सिलसिलेवार देखते हैं कि एक तरफ आप चाहे केंद्र में मतलब जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर हो, फिर इधर आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो संजय राउत के खिलाफ, और इधर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो सरकारें गिरी है तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी इनका हस्तक्षेप रहा है। और अभी हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो अग्रसेन गहलोत हैं, जो अशोक गहलोत जी के भाई हैं, उन पर भी ईडी के मतलब ये सीबीआई का जो छापा पड़ता है, तो ये जो एक तरह से एक जो ट्रेंड दिखता है, और एक तरफ जो पक्ष है यानी सरकार के जो और नेता हैं उनके ऊपर एक तरह मतलब किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये जो एक तरफा कार्रवाई है वो देश में मतलब देश की जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है, इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये तो आप यूं कह सकते हो कि ये ईडी और सीबीआई के जो कर्मचारी है उनको सोचना चाहिए कि
अगर वो दबाव में आकर के कार्रवाई करे, तो मैं एक मानता हूं कि अपन राष्ट्रद्रोह किसको कहते हैं। हाँ। तो भाई देशद्रोही हम किसको कहते हैं? जो देश के विकास में न बल्कि विनाशक में साथ दे, उसको अपन देशद्रोही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं यदि ईडी और सीबीआई यदि अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, हाँ। उनको जब चुना गया था, उनसे जब आपके शपथ प्रमाण पत्र भी भरवाए होंगे, उनको देश के लिए कहा होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे। यदि वो ईमानदारी से नहीं करी, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी ये उंगली उठती है। बात आपने बिल्कुल सही की है, चाहे वो आसाम हो, चाहे फिर महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ये कुछ ऐसे राज्य रहे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की चयन की हुई सरकार नहीं थी। उन्होंने फेरबदल करके विधायकों के घर पे छापे वगैरह मरवा करके उन्होंने अपनी तरफ लिया है। तो कहीं ना कहीं ये शंका बिल्कुल जायज है कि जिन विधायकों के ऊपर छापे पड़ते हैं, कुछ समय बाद में वो अपने आप बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी कार्रवाई रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है, जनता के सामने कोई आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें किसी प्रकार की निष्पक्षता नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैसे अपन आज राजस्थान की बात करें तो अशोक जी को चुन करके भेजा है, तो जनता ने अशोक जी को चुन करके भेजा है, कांग्रेस के विधायकों को चुन करके भेजा है। यदि वही कांग्रेस के विधायक छूट करके यदि बीजेपी में जुड़ जाते हैं, फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं खतरा होगा, क्योंकि जनता का विश्वास था कि हम इनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और चुनाव के बाद कुछ अलग होता है कि मुख्यमंत्री कोई दूसरा बन गया। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का के खिलाफ भी आप इसको कह सकते हो कि जनता के साथ में बिल्कुल सही नहीं था, उनके साथ में एक प्रकार का विश्वासघात भी है। नहीं नरेश जी, यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? वो आखिर किस प्रेशर में है? और जब अगर मामला मान लो कोर्ट में चला जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में चला जाता है, तब वो जो निर्णय आते हैं वो भी कहीं ना कहीं पक्षपात पैदा करते हैं। ये जो ट्रेंड है, अपन देखो सुप्रीम कोर्ट को अपन चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ। और अपन यूं भी नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ में कोई भेदभाव करती है। जी जी। क्योंकि यदि अपन सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हाँ, तो किसकी मानेंगे? क्योंकि अपने भारत के अंदर तो सर्वोच्च संस्था हुई है, उसने जो कह दिया वो सत्य है। बिल्कुल। हम उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर अपन किसकी सुनेंगे? लेकिन आप चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं बात करते हो तो इनका दोहरापन कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिलता है। ये शुरुआत से पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा है कि कांग्रेस की सरकार में नहीं रहा होगा, उनकी सरकार में भी इनका रवैया ऐसा रहा है। जो सत्ता में सरकार होती है कहीं ना कहीं उनको दबा देती है। लेकिन अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करना चाहे भी, तो एक मजबूत सरकारें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर लगा भी देती है। बिल्कुल चुनाव आयोग की आपने बिल्कुल सही उठाया था। पिछले कुछ चुनावों में आपने देखा है कि ये पक्षपात जो उनको देखने के लिए मिलता है, कि जैसे किसी के ऊपर नोटिस जारी कर देना कि आपने इतनी भीड़ कैसे लेकर के आ गई है, एक पार्टी के खिलाफ नोटिस जारी कर देती है, अगले दिन दूसरी पार्टी रैली करती है, उसके खिलाफ उनका नोटिस नहीं आता है। तो ये कई रवैया देखता गया, तो ये सारे के सारे प्रेशर के कारण हो रहे हैं, कहीं कहीं दबाव जो है सरकार का देखने को मिलता है यहाँ पे। नरेश जी, एक प्रश्न आपसे ये है कि देखिए, मतलब जो बीजेपी जिस प्रकार से जो कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि विपक्ष की जो भी राजनीतिक दल है उनके कई नेता हैं, वो वहां से छट छट कर बीजेपी में जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रही है, या उनकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। तो ये जो ट्रेंड एक तरह से शुरू हुआ है कि छोटे छोटे दलों को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ने का क्रम, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको कभी मान नहीं सकता। जो लोग समय समय पर अपनी विचारधाराओं को कैसे बदल सकते हैं। हाँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंतर्गत आई थी तो अपना एक साफ चेहरा लेकर के आई थी कि हम एक ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम काला धन लाएंगे। ऐसे नेताओं कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके आई थी। अब यदि उन्हीं कांग्रेस के विधायकों को, उन्हीं कांग्रेस के सांसदों को यदि अपने अंदर ज्वाइन कर लेती है, अपनी पार्टी में ले लेती है, तो फर्क क्या रहेगा? अपराधी तो अपराधी रहेगा। बिल्कुल। जिसने कांग्रेस की सरकार में कुछ भ्रष्टाचार किया है तो क्या बीजेपी में आने से उसका भ्रष्टाचार खत्म थोड़ी हो जाएगा? वो तो अपराधी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जितना लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था कि नहीं ये कभी ईमानदारी निभाएगी, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, तो ये दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने अंदर मिला करके कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब करने का भी काम करी। और मैं ये मानता हूं कि ये दृष्टि से भी सही नहीं कि किस तरीके से लिया जाए। और रही बड़ी पार्टी की बात रही तो दोस्तों रक्षित जी की हम जानते हैं कि एक मानव जीवन है और मानव जीवन का एक व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको एक बार फेम बनने की आदत होगी वो फेम बन के रहेगा। तो ये जितने भी नेता है उनको पता है कि हमारी पार्टी नहीं चल पा रही है तो वो दूसरे में जाकर के मिलेंगे। यदि उनकी पार्टी चल रही होगी तो वो नहीं जाएंगे। जो पिछले आप कुछ कारण से देखो, जैसे कांग्रेस के नेता भी बहुत सारे थे जिनमें जुड़े थे, सपा के भी जुड़े, कुछ बसपा के भी आए, हाँ। शिवसेना के भी आए। या क्यों आए? क्योंकि उनकी पार्टी चल नहीं रही थी। वो नेता कहाँ काम करेंगे? इसका ऑपोजिट ले लो,
जैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, तो उनके भी कई नेताओं के ऊपर छापे पड़ते हैं, उनके भी कई विधायकों को, लेकिन उनके विधायकों को अभी ऐसा सुनने को नहीं मिला है। पहले गए होंगे 2012 में जब चुनाव के बाद उनको नहीं मिला था, लेकिन वर्तमान में कभी आपको यह देखने को नहीं मिला होगा रक्षित जी की कोई इस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में चला गया हो या कांग्रेस में चला गया। वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि उनकी पार्टी चल रही है। तो बड़े नेता जो पार्टी को नहीं चला पा रहे तो उनके लोग छोड़ करके दूसरे में जाएंगे ही जाएंगे। अभी नरेश जी आपकी जानकारी में होगा कि जिस प्रकार से जो मनीष सिसोदिया है जी, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, ये मतलब एक तरह से आप पार्टी है वो काफ़ी घबराई हुई है। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद राजकोट में दिल्ली के सभी विधायकों को लेकर बैठे हैं। तो वो ये जो इस प्रकार से जो चल रहा है, क्या गुजरात में चुनाव की ये तैयारी है या फिर उनको सरकार बचानी है? मतलब क्या सोचते हैं आप? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो सीबीआई का जो छापा पड़ा था, हम उसका निर्णय क्या होगा वो तो जब सीबीआई अपना रिजल्ट्स देगी, जब कोर्ट से जो भी नोटिस आएगा तब अपन मानेंगे कि ये कितना सही रहा है कितना गलत रहा है। इसको मैं दो नजरिए से देखता जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आबकारी विभाग के तहत जो है इनके ऊपर जो है रेड मारी गई, शराब नीति के तहत इनके घर पे सीबीआई का छापा पड़ा था। ये रेड का मेन कारण ये था। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आम आदमी पार्टी के जब भी जवाब आते, जब उनको रेड का पूछा जाता है तो वो कहीं न कहीं शिक्षा मॉडल को आगे खड़ा कर देती है। मतलब रेड के ऊपर वो इतना जवाब नहीं दे पा रही है जितना देती थे। तो लोगों की शंकाएं भी जायज हो सकती है इसका परिणाम क्या है। लेकिन यहाँ पे आप केजरीवाल को भी गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश को देखा है, उसने महाराष्ट्र को देखा है, उसने आसाम को देखा है ना। तो इनके कई जगह पे इनकी ये तैयारी रही थी कि पहले छापे डलवाना फिर अपनी ओर खींच लेना। अच्छा। तो इन्होंने भी, केजरीवाल सरकार ने एक आरोप भी लगाया था कि हमारे कुछ विधायकों के ऊपर भी इन्होंने अब खरीदने का जो है प्लान बनाया था। तो ये डर जायज है। यदि वो राजकोट में लेकर के बैठे हैं विधायकों को, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये भय जायज है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे राज्यों के अंतर्गत देखा है। और मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि यदि आप, ये कारण हो गया कि यदि आप विधायकों को पैसों से या दबा करके अपने तरफ खींच रहे हैं, मतलब ये हो गया कि आपको लोकतंत्र के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा है। ये तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं खंडन होता है। अब मनीष सिसोदिया जी का क्या प्लान था? हालांकि उनके ऊपर 3 आरोप जो है मुख्य रूप से लगे थे कि एक विदेशी शराब की जो रेट कम कर दी गई थी, इसका तो मैं वैसे ही खंडन कर दूंगा, क्योंकि हर एक बड़े एरियो में, जो चाहे वो गोवा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे फिर वो हैदराबाद, तो बहुत सारी जगह से बाहर से शराब आती है, बियर्स वगैरह आती हैं, तो उनके ऊपर 2-4 रुपए रेट ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम ज्यादा हो जाती है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। दूसरा कारण जो इनके ऊपर बड़ा लगाया था कि लगभग, मुझे फिक्स डाटा याद नहीं, लेकिन 145 करोड़ के आसपास के ऊपर इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि इन्होंने जो है वो लोगों के पैसे माफ कर दिए थे। जी जी। तो मैं इसको भी आरोप नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा रक्षित जी? कभी कभी कैसा होता है कि मान लीजिए कि आपने मेरे साथ में कोई डील कर रखी है और आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको प्रतिदिन करोड़ रुपए कमा करके दे रहा हूं, तो आप मेरे एक तरीके से इनकम के बड़े स्रोत हो गए, बड़े स्रोत। बिल्कुल। कोई कारण ऐसा आता है कि जिसके कारण आपका बिजनेस नहीं चल पाता है, कोई प्राकृतिक घटना के कारण, तो आप कहते हो कि ये प्राकृतिक आपदा आ गई है, मेरा नहीं चल पा रहा है, तो आप जो मेरे से लाइसेंस के जो कुछ पैसे लेते थे उसमें हल्की फुल्की मुझे क्या दे दो, छूट दे दो। तो आपने उसमें से थोड़ी सी छूट देती, तो ये केंद्र सरकार ने भी कोरोना काल में कई संस्थाओं को छूट दी। टोल टैक्स वाली छूट हमारे सामने है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए की छूट दी है। तो ये छूट देना भी कोई अपराध नहीं होता। तीसरा इनके आरोप था कि भाई इन्होंने एयरपोर्ट के आसपास में जो ठेका खुलना चाहिए था उसको 30 करोड़ रुपए की जो मनी थी वो वापस लौटा दी थी। तो मैं इसको भी गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा ठेका खुला था उनका, और बड़े ठेके में क्या कि उनको सबसे ज्यादा पैसे मिले थे। अच्छा। उन्होंने उस व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया, पर एयरपोर्ट किसी और संस्था के अंडर चलता है। उस संस्था ने उस व्यक्ति को मना कर दिया कि हम आपको शराब की दुकान अंदर खोलने नहीं देंगे। तो एयरपोर्ट ने अपने स्तर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दुकान खोलवा दी। जब आपको जो शराब की दुकान आवंटित हुई है, जब आपने वहां पे दुकान खोली नहीं, आपको खोलनी नहीं दी गई है, तो आपके पैसे मैं कैसे रख सकता हूं? तो वो पैसे भी मैंने आपको रिटर्न कर दिए, ये कोई गलत नहीं। हाँ, दूसरे आरोप जो भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर लगा रही है कि इन्होंने 2500 करोड़ के किए, 1400 करोड़ के किए, वो अब कितना सही है कितना सही नहीं है, तो जो भी सीबीआई की खबर आएगी उसके बाद। तो नरेश जी, ये तो बात थी कि मतलब कि बीजेपी कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की कोशिश में लगी हुई है जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले मतलब कुछ महीने से देखें तो लगातार हर वीक में गुजरात में एंट्री मार रहे हैं, और वो वहां पर एक तरह से अपना एक नया बैकग्राउंड, मतलब नया राजनीतिक एक ग्राउंड ढूंढने की तलाश में है, और भारी संख्या में लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से जो असंतुष्ट लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आगामी चुनावों में केजरीवाल मतलब गुजरात में भी कोई चमत्कार कर पाएंगे जैसा पंजाब में हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो रक्षित जी, हम इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा कि
केजरीवाल अभी तक साफ छवि में रहे हैं। अच्छा, ये बात अलग है कि उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाए। जी जी। इनके 40-40 विधायक जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, 40-40 विधायक वापस छूट करके आए, कई बार विपक्षी पार्टियों उनके ऊपर केस लगाए। तो जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित नहीं होता तब तक हम इसको आरोपी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं। तो जब तक इसके ऊपर कभी आरोप साबित नहीं हो पाए थे, आप लोगों को मुझे कुछ डाटा याद नहीं है, लेकिन 150 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों ने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगभग केस किए थे। अच्छा। और अधिकतम केस में, जैसा मेरे पास में डाटा कि अधिकतम केस में उनको विजय प्राप्ति थी, उनके हारने के चांस बहुत कम मिले थे, 1-2 बार उनको जरूर माफी मांगनी पड़ी थी। जी जी। तो ये गुजरात के अंदर जो इनकी एंट्री है, जो लगभग पिछले 27 साल से जो है वहां पे केवल भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। जी। अरविंद केजरीवाल जो कर रहा है, उनकी मैंने मैक्सिमम रैली भी देखी है, हाँ। वो अर्बन एरिया पे ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अच्छा। रूरल एरिया को क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, हाँ। कि मेन मोटो बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिएगा वो हमेशा सब्जी वालों से बात करते नजर आएंगे, ऑटो वालों से बात करते नजर आएंगे, कोई बूट पॉलिश कर रहा है तो उससे बात करते नजर आएंगे। इनके कार्यकर्ता भी इनको ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से भी इनकी एक पॉलिसी रही है कि इन लोगों को जो जो सेवाएं महंगी लगती है वो सेवाएं इनको फ्री में दे देंगे, ये अपन से जुड़ जाएंगे। जी जी। पंजाब में भी ये इसी से जीती है, दिल्ली में भी इसी से जीती है, और कहने के बाद दे भी रही है। तो गुजरात के कहीं न कहीं ऐसे जनता है जिनकी आय कम लग रही है, उनको लगता है कि हमारी आय कम है और खर्चा बढ़ गया है, वो निश्चित रूप से इनसे जुड़ेंगे। लेकिन जो बिल्कुल राष्ट्रवादी या अपन कह सकते हैं कि पार्टीवादी है, जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तो वो लोग बदलना मुश्किल है। लेकिन ये भी तय है कि 27 साल की पुरानी पार्टी है, उसको हिला पाना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। दूसरा, अगर कोई हमारे राज्य का प्रधानमंत्री आगे बना हुआ है, तो प्रत्येक राज्य की जनता ये भी चाहती है कि यार जब राज्य और केंद्र में सरकार एक जैसी होनी चाहिए, तो उसका कहीं न कहीं में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सही है कि सभी पार्टियों के वोट बैंक को कहीं न कहीं तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात चुनाव में करेगी। जितना वोट बैंक इनको पहले मिलता था उतने प्रतिशत में गिरावट आ सकती है। सीटों को अपन नहीं कह सकते, लेकिन गिरावट आने की संभावनाएं बनती है। अभी चर्चाओं में एक आपने मतलब अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा कि जो ये रेवड़ियाँ बांटने वाला बड़ा मतलब पॉपुलर टर्म आई है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो चीफ जस्टिस हैं, सीजेआई हैं, वो भी बार बार अपनी टिप्पणी उन्होंने भी करी है कि भाई सभी राजनीतिक दल मिलकर क्यों ना एक बार एक मतलब बैठक की जाए और उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाए। तो जैसे ही मतलब बीजेपी सरकार ने रेवड़ियों पर मतलब ये रेवड़ियाँ बांटने को लेकर मना किया, तो फिर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बहुत तगड़ा तरीके से पलटवार किया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि रेवड़ियाँ बांटना क्या सही है, या इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि हम तो खैर शिक्षक हैं, तो हम हमेशा निष्पक्ष बात करेंगे, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं रेवड़ियों की। जी। जो चीजें मूलभूत रूप से भारतीय जनता को मिलनी चाहिए थी, जो उनका अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए था, यदि कोई सरकार वो उनको देती है तो मैं इसको फ्री रेवड़ी नहीं कहूंगा। अच्छा। जैसे कोई शिक्षा यदि निःशुल्क देता है, तो मैं ये मानता हूं कि शिक्षा को आप फ्री रेवड़ी नहीं कह सकते हो। ये आपका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि शिक्षा और चिकित्सा कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा। और ये कोई आम आदमी पार्टी उन लोगों पर एहसान भी नहीं कर रही है, ये उनका फर्ज है। भाई आप अपने पिताजी यदि अपन को जूते पहनाते हैं, अपने पिताजी यदि अपन को कपड़े पहनाते हैं, तो ये अपने पिताजी का अपने ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि उनका फर्ज है कि हम उनकी संतान है। तो केजरीवाल को भी वहां पे जो चुन करके भेजा, यदि फ्री चिकित्सा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो ये कोई दिल्ली के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ये इनका अधिकार है जनता का जो वो ले रही है। ये पूरे भारतीय लोगों को करना चाहिए दोस्तों, ये कुछ नहीं। जैसे मैं आप कुछ भी कहूं, जैसे बहुत सारे नेता वगैरह आकर के कहते हैं कि हमने देश की सड़कें अच्छी बना दी, राज्य की सड़कें अच्छी बना दी, ऐसा नहीं कर रहे हो आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आप दे रहे हो, आपका काम है देने का। आप इसको विकास नहीं कह सकते हो कि रोड अच्छा बना दिया तो ये कोई देश का विकास हो गया। ये तो कमजोरी है कि आजादी के 75 साल बाद भी अपने रोड पक्के नहीं बन पाए, आजादी के 75 साल बाद भी चिकित्सा फ्री नहीं मिल रही है, शिक्षा फ्री नहीं मिल रही है। तो ये कोई, मैं इस चीज को फ्री में नाम नहीं लूंगा। हाँ, इसके असमान कोई फ्री चीज देता है, जैसे घर बैठे लोगों को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं या 3-3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, बेरोजगारों को ये दिया जाएगा, तो मैं ये मानता हूं कि बेरोजगारों को भत्ते वत्ते देने की आवश्यकता नहीं, उनको आप रोजगार दीजिए। तो जहां पे जो फ्री की चीजें जो नहीं देनी चाहिए वो दे रहे हैं, वो तो फ्री की रेवड़ी है। लेकिन जहां पे जो चीज मिलनी चाहिए यदि वो दे रहे हैं, तो वो आप फ्री नहीं कह सकते। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे कई देश जो विकसित हो चुके हैं, उन देशों के अंदर शिक्षा और चिकित्सा क्या चलती है, निःशुल्क चलती है, फ्री चलती है, वो कभी उन चीजों के पैसे नहीं लेते हैं। तो जब विकसित देश ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। ये इसमें निःशुल्कता की बात नहीं है। आप जैसे केजरीवाल पे कह रहे हो ये फ्री रेवड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कई बार फ्री की बात की थी। अमित शाह ने जो कई चुनाव में अंदर जा करके फ्री की बात कह चुके हैं। ये तो ये हो गई कि केजरीवाल फ्री के नाम से जीतने लग गया और ये लोग जीत नहीं पा रहे, तो ये रेवड़ियां हो सकती है। बाकी शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई आपकी, जो आपको मूल रूप से निःशुल्क मिलना चाहिए, ये कोई फ्री में नहीं है। बाकी इसके अतिरिक्त कुछ देते हैं तो अपन, जैसे बिजली पर छूट देना, तो ये कोई नहीं,
ये व्यक्ति का अधिकार है, मिल रही तो आपको गर्व होना चाहिए कि भारतीय जनता में, भारतीय एक ऐसा देश है जहां पे लोगों के बिजली के बिल नहीं आते, तो ये आपको कोई गर्व का विषय है, ये कोई शर्म का विषय नहीं है। तो जो छूट मिलनी चाहिए वो जायज है, बाकी सब फ्री की रेवड़ी तो है, ये नहीं मिलनी चाहिए। नरेश जी, एक प्रश्न ये है कि जो दल बदल का कानून है जी, जिस प्रकार से आप उसको देखते हैं कि क्या वाकई में अब उसमें भी कोई ठोस संशोधन की जरूरत है? जैसा कि आप देखते हैं कई विधायक, कई सांसद हैं जो कि पार्टी को छोड़कर जीतने के बाद, जनता के द्वारा जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो जनता का दिया हुआ वोट है, उसकी जो मंशा है या उसकी जो जनता की एक जो सामूहिक विचारधारा होती है, उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। दल बदल कानून में किस तरह के संशोधन और क्या सोचते हैं आप इस दृष्टि में, आपके विचार जानना चाहता हूँ। बिल्कुल रक्षित जी, आपका सही प्रश्न था। मैं ये मानता हूं, देखिए आप कोई मेरे साथ में विश्वास के साथ में काम करते हो और मैं उसके ऊपर यदि खरा नहीं उतरता हूं, किसी भी आपके साथ में बिना आपको पूछे कुछ कर लेता हूं, तो आप मेरे ऊपर एक आपका अधिकार है कि आप हर बार 420 में हमें फंसा देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ में 420 की थी, इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया था। जी जी। जब जनता ने आपको किसी पार्टी का नेता बना करके आपको भेजा है, तो आपको आपकी छवि के आधार पर वोट नहीं मिले, ये बात भी सही है। कहीं न कहीं लोगों को देखा है कि हमें यही विधायक चाहिए, तो आपको जब बीजेपी के नाम से चुन करके भेजा है, कांग्रेस के नाम से भेजा है, सपा के नाम से भेजा है या आम आदमी पार्टी के नाम से भेजा है, आप जनता को बिना पूछे यदि दूसरी पार्टी में जा रहे हो ना, तो ये जनता के साथ में भी कहीं न कहीं 420 हो रही है। यदि ऐसा होता है कि वो पार्टी छोड़ करके जाता है, तो मेरे दृष्टिकोण से ऐसा है कि उनका जो पद है ना वो मुक्त कर देना चाहिए, उस पद पर वापस चुनाव होने चाहिए। पर वो कौन करेगा, मतलब क्या ऐसी, ये आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये अधिकार भारतीय संविधान ने दे रखा है कि व्यक्ति जीतने के बाद भी दल बदल सकते हैं। तो इस दल बदल का जो आपके कानून बने हुए उसके अंदर संशोधन की जरूरत है कि दल जीतने के बाद यदि प्रत्याशी दल बदलता है तो उसकी जो मूल सीट है वो खारिज कर दी जाएगी, उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये दल बदल की खरीदारी जो होगी वैसे बंद हो जाएगी। फिर भी मैं चाहता हूं कि जो देश का मतदाता है, देश का वोटर है, उसके नाम मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति के संबंध में इन उठापटक को समझते हुए भारत के जो मतदाताओं को क्या एक सोच धारणा बनानी चाहिए, वो क्या एक दिशा तय कर सकता है, उस संदर्भ में आपकी राय लेना चाहूंगा। देखो, अगर आपको ये लगता है कि ये देश कोई प्रधानमंत्री चलाता है, ये देश कोई मुख्यमंत्री चलाता है, ये कोई देश कोई विधायक चलाता है, ये देश कोई सांसद चलाता है, नहीं चलाते। इस देश को चलाती है देश की जनता, देश के मतदाता, उनका पूर्ण अधिकार है इसके ऊपर। एक आम जनता के पास एक पावर ही केवल वोट का होता है, जिसके आधार पर ये मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी सांसद, एमएलए होते हैं वो सारे कार्य करते हैं। हमें वोट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। न केवल आप कभी भी एक पार्टी को मत सोचो कि मुझे इसी पार्टी को देना है, आपको व्यक्ति देखना है अपने स्थानीय लेवल पर कौन सा व्यक्ति है जो काबिल है या काबिल नहीं है। जब जिस दिन से ये जनता अपने स्थानीय लेवल के नेता को देखने लग जाएगी, स्थानीय लेवल पर देखने लग जाएगी, जिस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी कि ये किस पार्टी से या किस पार्टी से, ये अलग बात है कि पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ता है, जिस दिन ये निष्पक्षता से साथ व्यक्ति को चुनने लग जाएगी, तब जो है इस देश में कहीं न कहीं एक अच्छी सरकार बनी हुई मिलेगी। क्योंकि सरकार के पास में पार्टी के नाम से जो वोट खींचने का जो तरीका, देखिए जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे कई बार 2018 के आपके 2019 के चुनाव की आप बात करते तो कई बार मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने ये लाइन बोलते हुए मैंने सुना है कि आप अपने स्तर पर नहीं बल्कि मुझे देख करके वोट दीजिए। मैं कहीं न कहीं ये मानता हूं कि ये एक प्रकार की गलत रणनीति है। अच्छा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है जो देश का प्रधान है कि आप मुझे देख करके वोट दीजिए, आपको सांसद को नहीं देखना है, इसका मतलब ये हो गया कि वो देश के ऊपर एक एकाधिकार करना चाहता है। तो ये कहीं न कहीं संभावनाएं गलत होती है। आप ऐसे प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देख सकते, आपको स्थानीय लेवल पर लोगों को देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी बुद्धि से वोट देना है कि आप कब तक शिक्षा के नाम पर, विरोधियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, है ना, पुराने जो अपने देशभक्त हुए कि ये देशभक्त हमारे थे, इन्होंने ये किया, इन सब धारणा से हट करके एक नई धारणा का हमें निर्माण करना पड़ेगा। आज आपने स्वयं ने हमें बताया था कि चाइना हमारे बाद आजाद होता है, वो इतना आगे क्यों चला जाता है, क्योंकि इन्होंने इस धारणा से हटकर के एक नई सोच बनाई थी। तो अपने से ज्यादा पॉपुलेशन को लेकर के भी वो आज देश की, विश्व की बड़ी शक्ति बना हुआ है। उनसे कम पॉपुलेशन के बाद भी हम उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज जब भारत छोड़ करके गए थे ना, तो गुरुदेव ये चीज छोड़ करके गए थे कि भारत ये जातिवाद में उलझा रहे, भारत ये धर्म में उलझा रहे, ये वर्ग में उलझा रहे, इससे ऊपर उठ करके कभी सोच ही नहीं पाए। उनकी धारणा ये थी क्योंकि ये लड़ेंगे नहीं तो ये हमारे पास में कब आएंगे। इसीलिए आज भले ही भारत आजाद है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी अमेरिका भारत के ऊपर राज करता है, अप्रत्यक्ष रूप से आज भी ब्रिटेन भारत के ऊपर राज कर रहा है, रूस भारत के ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि जो शस्त्र दे रहा है वो भी तो भारत के ऊपर ही राज कर रहा है। क्यों आप झगड़ोगे नहीं तो कैसे बनेंगे।
तो ये जितने भी ऐसे देश है जो धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर सक्सेस देश उनको एक हिमोटाइज करके, पागल बना करके, जो आप कह रहे हो ना, एक राज करने की नीति बना रही है। इस धारणा को बदलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको अपने स्तर पर ऐसा एक आप कह सकते हो कि एक आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए बिना पार्टी के, कि सोचे समझे आपको वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है। मतदान आपका अधिकार है, सोच समझ के दे और यही राष्ट्र का निर्माण करेगा। इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है कि अब होने वाला है। मैं आपसे थोड़ा रोजगार की स्थिति पर पूछना चाहता हूं कि रोजगार की क्या स्थिति है देश में। क्या हमारी सरकारें वाकई में देश का जो युवा है उसकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है, या अभी बहुत कुछ इस पर करने की जरूरत है? रोजगार की स्थिति पर बात करें। आपने मुद्दा उठाया, मैंने कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में ये बात बोली है जी। भारत का कोई भी नेता, भारत की कोई भी सरकार जी इन दो चीजों के ऊपर कभी काम नहीं करेगी। हाँ। एक रोजगार और एक शिक्षा जी। क्योंकि उनको पता है कि हमारा मूल जो चीज है वो शिक्षा है। देश जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ना, उस दिन ये हमें अशिक्षितों को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, या अशिक्षितों को एमएलए नहीं बनने देगा, अशिक्षितों को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। तो ये कभी शिक्षित करना नहीं चाहते, उनको उलझाए हुए रखते हैं। रोजगार की बात करें, यदि पूरे देश को रोजगार मिल जाएगा तो आप बताओ कि इनकी रैलियों के अंदर जो ये लाखों की भीड़ लगी हुई रहती है, कौन सुनने जाएगा? वो जाना बंद हो जाएंगे। तो जब देश, अभी आज चाइना के अंदर आप जाते हो, चाइना की आपने कौन सी रैली देखी जिसमें आपको 1 लाख पब्लिक एक साथ दिखी होगी? बहुत वर्चुअल रैलियां होती है उनकी, इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात। जनता, उनके पास में टाइम नहीं है काम से। भारत के पास में, लोगों के पास में टाइम, इसलिए उनको रोजगार नहीं है। तो रोजगार के मामले में मैं कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोस रहा हूं। आज दिन तक की सभी पार्टी यहाँ पे असफल ही रही है कि जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना युवाओं को नहीं मिल पाया। और रोजगार की कमी नहीं है भारत में, सिस्टम्स भी कोई कमी नहीं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ रही है, तो मेरे हिसाब से यदि पूरे भारत की मैंने कैलकुलेशन लगाई थी कि यदि 5 लाख ये शिक्षकों की भर्ती करे पूरे भारत स्तर पे, फिर भी ये कम होगी। अच्छा। ये मिनिमम भर्ती होगी। यदि उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि व्यवस्थित चलानी है तो पूरे भारत के अंदर मोटे मोटे तौर पे 8 से 10 लाख शिक्षकों की भर्ती तो करनी पड़ेगी, तब तो ये सुचारू होगी। अच्छी बनाने के लिए तो उससे अच्छा चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हो पाएगा कि भारत में 10 लाख शिक्षकों की वैकेंसी एक साथ हमारे युवाओं को देखने को मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो रोजगार और शिक्षा हर पार्टी का मुद्दा है। ये खत्म हो जाएगी तो राजनीति नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो इसके ऊपर कोई चर्चा करना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं तो ये मानता हूं कि जो इन दो मुद्दों के ऊपर काम करे, जनता को उसके साथ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन संवाद किया है, नरेश कुमार आमेटा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे दर्शकों को मतलब इतनी उम्दा और बढ़िया बातें बताई है राजनीति के संदर्भ में, देश के संदर्भ में और युवाओं के संदर्भ में। जितनी बेहतरीन तरीके से अपनी बात को आपने रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।